हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, ये जो लेक्चर है आरआरबी ग्रुप डी का 29 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन हमको मिला है 100% एकदम सही और सटीक क्वेश्चन और उसके विश्लेषण के साथ मेरे भाई। तो चलिए आपको शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न जो पूछा था, वर्ष 2025 में एटीपी मास्टर्स 1000 एटीपी मास्टर्स मैच जीतने वाले इतिहास के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो रोहन बोपन्ना भारत के रहने वाले हैं जो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। 45 वर्ष की आयु में अप्रैल 2025 में मोंटे कार्लो मास्टर्स में इन्होंने इस चीज़ को क्या किया है, उम्रदराज खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाया है। 45 साल की उम्र में एटीपी मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं एकल या युगल में। पिछला रिकॉर्ड, यह रिकॉर्ड कनाडा के डेलियन लेस्टर के नाम से था, जिसने 44 साल और 8 महीने की उम्र में यह उपलब्धि हासिल करी थी। और अब 45 साल में रोहन बोपन्ना भारत के खिलाड़ी जो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का एटीपी मास्टर्स खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था, मनुष्यों में बच्चों का लिंग यानी नर हो या मादा हो मुख्य रूप से किसके गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम द्वारा निर्धारित होता है? तो पिता के वाई गुणसूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये आपका गुणसूत्र से भी क्वेश्चन आया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार यदि दो पिंडों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? तो 1/4 हो जाएगा मेरे भाई। राइट आंसर आपका है 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, 1000 किलोवाट विद्युत शक्ति वाले एक उपकरण द्वारा 1 घंटे तक उपयोग किए जाने पर कितनी ऊर्जा की खपत होगी? तो 1000 किलोवाट की ऊर्जा की खपत होगी। ये आपका बना हुआ है मेरे भाई नॉमरिकल। पावर ऊर्जा का होता है शक्ति यानी जो पावर होता है और समय टाइम, तो ऊर्जा एनर्जी बराबर होता है 1000 किलोवाट मल्टीप्लाई 1 आवर, आपका 1000 किलोवाट आवर निकल जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, जंतुओं के शरीर में उपकला उत्तक मुख्य रूप से क्या कार्य प्रदान करती है? तो ये बाहरी सुरक्षा और आवरण को कवरिंग करती है, ये बनाती है। किसी व्यक्ति, वस्तु या संरचना की बाहरी खतरों जैसे मौसम, चोट या घुसपैठ से बचाने के लिए बाहरी परत या आवरण का उपयोग करना। यह भौतिक सुरक्षा जैसे इमारतों के लिए शटर, केबल के लिए कवर से लेकर डिजिटल सुरक्षा जैसे इंटरनेट खतरों से कंप्यूटर सिस्टम को बचाना, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी हमले से देश की रक्षा तक हो, ये सब करता है क्या? बाहरी सुरक्षा और आवरण जंतुओं में जो होता है, ये फिजिकल टिश्यू जो होता है ये करता है। तो आपका यहाँ से तो क्वेश्चन बना ही है मेरे भाई, लेकिन जो मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपको यहाँ से भी बनने का बहुत ज़्यादा संभावना है। तो जो डिटेल्स दिया जा रहा है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखना है। क्वेश्चन पूछा था, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, थिंकिंग और यादाश्त यानी मेमोरी और रीजनिंग यानी तर्क जैसी उच्च बौद्धिक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है? तो ये आपका प्रमस्तिष्क होता है, सेरेब्रम। प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे ऊपरी हिस्सा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने का संभावना है कि सबसे मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा या ऊपरी हिस्सा, तो आपका सेरेब्रम हो जाएगा, जो सोचने, यादाश्त, भाषा, इंद्रियों और भावनाओं जैसी उच्च मानसिक गतिविधियों को क्या करती है, नियंत्रित करती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलाइड है? कोलाइड का उदाहरण नहीं है पूछा था, यहाँ नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा एयर। यही आदमी क्या होता है, कोलाइड देखा जैसे ही मार दिया, यहाँ नहीं भी देखना है जैसे अभी गलती हुआ था। कोलाइड एक विसमांगी मिश्रण होता है जिसमें कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि वे प्रकाश को प्रकीर्णित यानी स्कैटर कर सके, लेकिन इतने बड़े नहीं कि स्थिर रखने पर नीचे बैठ जाए। तो ये आपका कोलाइड का उदाहरण नहीं है, तो एयर हो जाएगा।
अगला प्रश्न जो पूछा था, वर्ष 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड छोड़ने का आह्वान किया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी साझा की? तो ये आपका था संघाई सहयोग संगठन SCO। जो डिटेल्स है वो देखिए, वर्ष 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल हैं, जो संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में विश्व समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड ड्यूल स्टैंडर्ड छोड़ने का आह्वान किया। यह बैठक 24 जून 2025 को बीजिंग के चीन के बीजिंग में आयोजित की गई थी, चीन की राजधानी बीजिंग में। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, अगला प्रश्न पूछा था आपका, अक्टूबर 2025 में गृह मंत्रालय MHA के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C ने साइबर सुरक्षा के लिए किसे अपना नया नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रश्मिका मंदाना जी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है साइबर सुरक्षा के लिए। तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C जो गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। तो क्वेश्चन यहां से भी बनने का संभावना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये साइबर खतरों, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डीप फेक या डीप सेक होना चाहिए। डीप सेक के बारे में जागरूकता बढ़ाना और ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देना, है ना, ये सब चीजों से जुड़ा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, करंट तो मेरे भाई करंट तो बहुत ज्यादा ही डी में पूछ रहा है, ग्रुप डी के एग्जाम में करंट का बहुत बड़ा रोल है मेरे भाई। सितंबर 2025 में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश का परीक्षण शुरू करने की घोषणा की थी? तो यह आपका दिल्ली गवर्नमेंट की थी। जुलाई 2025 में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने सितंबर में परीक्षण की घोषणा की। दिवाली के बाद बढ़े वायु प्रदूषण को कम करना, विशेषकर PM 2.5 और PM 10 कणों को वर्षा के माध्यम से नीचे करना, ये व्यवस्था दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, अप्रैल 2025 में 75 मीटर की बाधा को पार करने वाले और 75.56 मीटर का नया डिस्कस थ्रो विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? तो ये विश्व के पहले एथलीट बने हैं माइकोलास अलेकना बने हैं। ये आपका लिथुआनिया के रहने वाले हैं। ये रिकॉर्ड बनाए हैं 75.56 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 75 मीटर की दूरी पार करने वाले पहले पुरुष एथलीट बने हैं। कब ये किए हैं? तो 13 अप्रैल 2025 को ओक्लाहोमा थ्रो सीरीज वर्ल्ड इनविटेशनल में किए हैं। ये आपका रिकॉर्ड बनाए हैं। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा है करंट का ही है। मई 2025 में घोषित अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF पुरस्कार 2024 और 25 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये शुभाशीष बोस को प्रदान किया गया है। ये एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा रहा है एग्जाम में। मई 2025 में घोषित अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF पुरस्कार 2024-25 में शुभाशीष बोस को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। उन्होंने मोहन बागान सुपर जाइंट के लिए शानदार प्रदर्शन किया और क्लब को ISL शील्ड व कप जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी शुभाशीष बोस, इसलिए इनको अवार्ड मिला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न फिजिक्स का है। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल और वस्तु का विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही दिशा में हो तो किए गए वर्क की प्रकृति या स्थिति क्या होगी? तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था,
नवंबर पॉलिटिक्स से पूछा था। नवंबर 2025 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर किस राज्य में नई सरकार का गठन किया है? तो ये आपका बिहार स्टेट में। परिणाम क्या हुआ था? रिजल्ट एनडीए 202 सीटें, जिसमें बीजेपी एनडीए पूरा गठबंधन को, जिसके साथ बीजेपी 89 बीजेपी को मिला था, जदयू को 85, और फिर शपथ ग्रहण हुआ था 20 नवंबर 2025 को गांधी मैदान में। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं और एक व्यक्ति हैं विजय सिन्हा, वो उप मुख्यमंत्री बने हैं। 2 व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, यह भी आपका करंट से ही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2025 की रिपोर्ट ने भारत में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये 130वां रैंक भारत को मिला है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर के लिए यदि वस्तु की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो दर्पण का आवर्धन मैग्निफिकेशन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर था +0.75, इसका राइट आंसर था मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो था, उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर में यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह किरण कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है? अर्थात प्रतिबिंब या बिंदु कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब या बिंदु बनेगा मुख्य फोकस पर बनेगा। एट द प्रिंसिपल फोकस पर आपका बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। ये प्रश्न आपका पूछा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न फिर करंट का ही है। दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से 4 सहकारी बैंकों के विलय को मंजूरी दी है। यह प्रक्रिया किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पूरी की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949। इसका जो डिटेल्स है, दिसंबर 2025 में 4 सहकारी बैंकों के विलय को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की एक्ट के प्रावधानों यानी विशेष रूप से धारा 44A के तहत मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करना है और वित्तीय स्थिरता लाना है। यह विलय स्वैच्छिक आधार पर किया गया है, तो इच्छा के हिसाब से किया गया है। तो यह प्रश्न आपका पूछा था बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 से क्वेश्चन। फिर आपका करंट का ही क्वेश्चन है। 2025 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो यह आपका 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर साल 31 मई को दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम थी क्या? तंबाकू अपील को उजागर करना, तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति को उजागर करना। यह इसका थीम था, अपील को उजागर करना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका पूछा था, वर्ष 2025 में किस भारतीय पैरा तीरंदाज को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो ये आपके पैरा तीरंदाज आपका हरविंदर सिंह जी हैं, जिनको दिया गया है पद्म श्री पुरस्कार वर्ष 2025 में। और कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं जिनको खेल के लिए पद्म पुरस्कार मिला है, जैसे रविचंद्रन अश्विन को मिला है क्रिकेटर हैं, पद्म श्री अवार्ड मिला है कला और खेल के लिए। PR श्रीजेश हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं और इनको पद्म श्री मिला है अवार्ड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका पूछा है, जून 2025 में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते
और पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो ये पदक तालिका में स्थान हासिल किया, ये 16 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो आपका भारत ने जून 2025 में चीनी ताइपे में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में कुल 16 पदक जीते हैं, जिसमें 12 गोल्ड मेडल है, 3 रजत पदक है, सिल्वर मेडल है और 1 कांस्य पदक है। कुल मिलाकर 12, 3, 15 और 1 16 पदक इन्होंने जीत हासिल किया है। भारत ने चीन में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में चीनी ताइपे में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका पूछा है, जुलाई 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सतह से सतह पर मार करने वाली प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किस द्वीप से किया गया है? तो इसका प्रलय का सफल परीक्षण APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा तट से दूर किया गया है। मिसाइल किस प्रकार का है? तो यह एक ठोस ईंधन वाली अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे कम दूरी के सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो पुरानी पृथ्वी श्रृंखला को बदलना और LAC एवं LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर और LOC पर तैनाती के लिए सेना और वायु सेना की सामरिक क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए ये मिसाइल लॉन्च किया गया है, जिसका सफल परीक्षण APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा तट से दूर किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका पूछा है, सितंबर 2025 में अपनी तरह की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, जिसका लक्ष्य आगे 5 वर्षों में 1000 नए केंद्र स्थापित करना है? तो यह आपका स्टेट बना है मध्य प्रदेश। GCC मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025, इसका लक्ष्य क्या है? तो राज्य में वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए एक प्रमुख केंद्र बनना और तकनीकी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना। कौन कौन से शहर को टारगेट किया गया है मध्य प्रदेश का? तो इंदौर को, भोपाल को, जबलपुर जैसे उभरते शहरों को विकसित करना और मेट्रो शहरों से हटकर इसे बनाना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका पूछा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान जब एक एल्केन अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया जाता है तो उसके स्थान पर क्या जुड़ता है? तो उसके स्थान पर हाइड्रोजन में क्लोरीन या ब्रोमीन जुड़ता है। तो आप इन दोनों में से जो आपका ऑप्शन में था वो सही था मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, नवंबर 2025 में ब्राजील में आयोजित होने वाला COP30 मुख्य रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय ढांचे या उद्देश्य पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर यह आधारित था मेरे भाई। तो चलिए, अगर वीडियो आपको ठीक लगा होगा, आपको अगर इससे कुछ मदद अगर मिलेगा मेरे भाई, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।